बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर दानियाल उमर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। नाइन्थ में भी आप कर चुके हैं, मज़ीद डिटेल में हम दोबारा इसको यहाँ पे समझेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन फर्स्ट ईयर की बुक में दो मेथड से होगी। एक बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी या बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, और एक होगी बाई ग्राफिकल मेथड। बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? असल में ये एक ऐसी इक्वेशन है जो तीन वेरिएबल्स को आपस में जोड़ती हैं, वेलोसिटी, पोजीशन, टाइम। वेलोसिटी को v से शो करते हैं, पोजीशन जो कि डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हैं उसको s से शो करेंगे, और टाइम को t से। जब हम वेलोसिटी को टाइम के साथ जोड़ेंगे तो ये कहलाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा ये कब कब वैलिड हो सकती हैं, कब कब ये वैलिड नहीं होंगी। अगर मैं वेलोसिटी को पोजीशन के साथ मिलाऊं तो ये हमारी बनेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह करके अगर मैं पोजीशन और टाइम को मिलाऊं तो बच्चों ये हमारे पास बनेगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने तीन इक्वेशंस को डिराइव करना है दो मेथड के ज़रिए। एक होगा ग्राफिकल मेथड और एक होगा बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी या बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन किन किन ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो सकती है, ये बात बहुत ज़रूरी है। उसकी दो शर्तें हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ उन ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होंगी जिनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक सेकंड में होने वाला वेलोसिटी में इजाफा एक जैसा रहेगा। क्या मतलब? पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। नाइन्थ में भी आप पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, मीन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर तो यहाँ से मिलने वाला एक्सेलरेशन एक ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है तब हम उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट को देखा जिसकी वेलोसिटी 0 है। एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड। तो बताएं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम t, जो कि कितना है 1 सेकंड। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक सेकंड और चलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होती है? 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ 2 थी, यहाँ पे 4। तो इन दो पॉइंट के दरमियान कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम t, जो कि 1 सेकंड है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फिर आगे 1 सेकंड के लिए मूव करता है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड। तो इन दो पॉइंट के दरमियान कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम t, जो कि कितना है 1। तो आंसर यहाँ पे भी क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जिस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है वो एक्सेलरेशन बार बार एक जैसा आ रहा है, तो हम कहते हैं इसका एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, उसके ऊपर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी शर्त क्या है? कि जिस रास्ते पर वो मूव कर रहा है वो रास्ता स्ट्रेट होना चाहिए। चाहे लेफ्ट से राइट वो जा रहा है, चाहे राइट से लेफ्ट आ रहा है, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा है। मीन स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, नंबर 1। दूसरी, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। तो अगर दो कंडीशन पूरी होंगी तब हम जाके इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई करेंगे? नंबर 1, जब मोशन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको बच्चों हम लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। दूसरी शर्त क्या है? कि एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट का, ये बच्चों कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तो बच्चों साथ साथ आपने चीज़ें नोट करते जाना है। जितनी चीज़ें आप नोट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ आएगी।
नोट करने के बाद जब ये चीज़ें आप बुक से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, साथ साथ मेरे चलते रहना है ताकि हम फिज़िक्स की बहुत अच्छी तैयारी कर सकें, जिससे एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। तो बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने की क्या शराइत हैं, क्या कंडीशन है, तो ये दो आपने बता देनी है। ऑब्जेक्ट की मोशन कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन या लीनियर। ऑब्जेक्ट में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। अब बच्चों हम पेयर देख लेते हैं वेलोसिटी और टाइम का, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये दो तरीकों से हम डिराइव करेंगे। पहला बच्चों तरीका क्या होगा, पहला मेथड है बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। बच्चों आप जानते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम जानते हैं रेट ऑफ, टाइम लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बच्चों जागते रहें, शाबाश। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और बच्चों चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टी वैसे का वैसे। अब टी डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, ये इनको ऐसा करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वी एफ माइनस वी आई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से। अब वी एफ यहीं रहेगा, ये वी आई नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये ए टी प्लस का था तो प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये वहीं रहा है। तो ये देखें बच्चों, ज़रा गौर से देखें, यही तो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले एक्सेलरेशन का मतलब समझ। अगर मैं कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 2 के लिहाज से बढ़ती जाएगी, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। अगर मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाएगी। अब एक जल्दी से हम सवाल कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। बच्चों लेट सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। जैसे ही ये 5 सेकंड चल के यहाँ पर आता है, इसकी वेलोसिटी लेट सपोज कितनी हो चुकी होती है, 10 मीटर पर सेकंड। तो बताएं इस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। ऑप्शन ए है बच्चों आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखते हैं क्या आंसर बनता है। एक्सेलरेशन का बच्चों फार्मूला क्या है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें यही यूज़ कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, फाइंड करना है। टाइम की वैल्यू बच्चों कितनी दी है, 5 सेकंड। तो ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10/5 इज इक्वल टू ए। सो बच्चों ए की वैल्यू क्या आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह करके आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की है, ये किस मेथड से, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब दोबारा इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को, मीन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे किस मेथड से, बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये ज़रा आपने ध्यान से समझना है। ये वाले हिस्से को हम मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे हम ये डेरिवेशन कर सकें। ये भी आपने नोट कर लेना है। बच्चों लेट सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 9th में थोड़ा सा आपने इसके बारे में पढ़ा था, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको याद करा दूंगा। आप वेलोसिटी की जगह स्पीड भी कह सकते हैं, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो हम वेक्टर्स को स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मीन हम वेलोसिटी की जगह स्पीड भी लिख सकते हैं। अब लेट सपोज इधर हम टाइम की वैल्यू लेंगे, इधर क्या होंगी वेलोसिटीज की वैल्यू। टाइम कितना, यहाँ पे 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड एंड सो ऑन। इधर वेलोसिटीज आ जाएंगी। मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, आप भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मेन मकसद है ग्राफ को समझना, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड,
10 मीटर पर सेकंड, 15, 20, 25 और कितनी होगी 30 मीटर पर सेकंड। लेट्स सपोज आपके सामने एक ऑब्जेक्ट आया, जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट दिखा आपने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर ली। जैसे ही आप स्टॉप वॉच ऑन करेंगे आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे, लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। जब आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा जिसकी वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। मीन स्टॉप वॉच जब ऑन करेंगे तो शुरू में तो टाइम ज़ीरो है, उस ज़ीरो टाइम पे आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। तो मैं कौन सा पॉइंट चूज़ करूँगा जो मुझे ये बताएगा कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और टाइम कितना है अभी ज़ीरो, मतलब कि अभी स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, जबकि टाइम कितना था ज़ीरो, मीन अभी स्टार्ट होने जा रहा था। अब जैसे ये टाइम गुजरता गया आप देखते हैं कि 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो चुकी होती है 20 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा पॉइंट आप चूज़ करेंगे? ये पॉइंट आप चूज़ करेंगे जहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी 20 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना लग चुका था 5 सेकंड। तो बच्चों इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दें। वो जो ऑब्जेक्ट 5 सेकंड के लिए मूव किया है उसका ये बना है ग्राफ। तो आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को नहीं लेना, ये तो मैंने आर्जी तौर पे आपको समझाया कि कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। अब हम इस ग्राफ के ज़रिए डेरिवेशन करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। इस तरफ टाइम होगा, इस तरफ बच्चों क्या होगी वेलोसिटी। तो ओ से लेकर ए तक बच्चों ये हमें क्या देती है इनिशियल वेलोसिटी। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ डी का, इसके सामने एक आर्जी तौर पे स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, इसको सी का नाम देते हैं, इसको बी का नाम देते हैं और इसको बच्चों हम नाम देते हैं ई का। नाम जो मर्जी रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बच्चों ओ से लेकर ए तक इनिशियल वेलोसिटी है, ओ से लेकर ई तक ये बच्चों क्या है फाइनल वेलोसिटी, जो कि तकरीबन कितनी हो चुकी थी 20, जो अभी मैंने आपको समझाया। अब जो डाटा इस ग्राफ से आपको मिल रहा है पहले वो लिख लेते हैं। बच्चों देखो जरा, ओ से ए कह लें या डी से सी या सी से डी कह लें, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल हैं। तो अगर ये वी आई है इनिशियल वेलोसिटी तो ये भी क्या शो करेगा इनिशियल वेलोसिटी वी आई। बच्चों याद करें शाबाश। उसके बाद ओ से लेकर ई तक या बी से लेकर डी तक या डी से लेकर बी तक, जैसे आपका दिल करे, क्योंकि ये दोनों लेंथ सेम है तो ओ से लेकर ई तक या बी से लेकर डी तक ये क्या शो करेगा फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद ए से लेकर सी तक या ओ से लेकर डी तक, ओ से डी या ए से सी, ये क्या बताएगा हमें टाइम। ये डाटा हमने यहाँ पे महफूज कर लेना। अब बच्चों इसकी थ्योरी में शुरू में हम क्या लिखते हैं, वो 2-3 बातें हैं कॉमन कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, आफ्टर सम टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम फाइनल वेलोसिटी वी एफ। बस थोड़ी सी थ्योरी लिख के आपने ये डेरिवेशन स्टार्ट कर देनी है। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को ज़रा देखते हैं। बच्चों अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये एक लाइन लगी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 3 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 2 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 5 मीटर, मतलब कि 3 मीटर प्लस 2 मीटर, तो हमें मिल जाएगी टोटल लेंथ। यही काम यहाँ पे भी समझें। बी से डी तक की लेंथ, बी से डी तक की लेंथ फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सी से लेकर डी तक की लेंथ ऐड कर देंगे बी से लेकर सी तक की लेंथ। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये पूरी लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों छोटी छोटी लेंथ को ऐड कर देते हैं। अब देखिए ज़रा, बी से डी किसके इक्वल था, बी से डी इक्वल था फाइनल वेलोसिटी के, और सी से डी किसके इक्वल था, ओ ए के, मतलब के इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो बी सी लिखा हुआ है ये तो हमने फाइंड ही नहीं किया, ये क्या होगा। बच्चों बी से सी लेंथ फाइंड करने के लिए आपको समझना पड़ेगा स्लोप को। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। बच्चों स्लोप क्या होता है, स्लोप आपको ये बताता है कि कोई लाइन कितना ऊपर जा रही है कितना नीचे जा रही है। मिसाल के तौर पे ये ग्राउंड है। बच्चों इस आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा काइंडली, क्योंकि थोड़ा काम हो रहा है तो ये शोर जो है उसको थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे वीडियो दोबारा बनानी पड़ जाएगी, काफ़ी मेहनत लग रही है। खैर
अगर मैं कहूँ कि ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, किसका स्लोप ज़्यादा है? आप कहेंगे इस लाइन 1 का स्लोप इस 2 से ज़्यादा है, क्योंकि इसकी चढ़ाई मीन ये ऊपर की तरफ इसके मुकाबले में ज़्यादा जा रही है, तो हम कहते हैं इसका स्लोप ज़्यादा, इसका स्लोप कम है। अगर कोई लाइन नीचे से ऊपर जा रही है तो उनका स्लोप हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसी तरह करके अगर यहाँ पे एक लाइन नीचे जा रही है और यहाँ पे भी एक लाइन नीचे जा रही है, अगर मैं आपसे पूछूं किसका स्लोप ज़्यादा है, कौन ज़्यादा नीचे जा रही है, तो आप कहेंगे इसका स्लोप ज़्यादा है और इसका स्लोप कम है। और जो लाइन ऊपर से नीचे जा रही है उनका स्लोप कैसा लिया जाता है? नेगेटिव। तो स्लोप क्या है? कोई लाइन कितना ऊपर जा रही है, कोई लाइन कितना नीचे जा रही है। अब इसको मेजर कैसे करें? तो ये आपने फार्मूला याद रखना। फिलहाल तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है बच्चों? स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाई रन। अब राइज क्या होता है कि ये लाइन कितना ऊपर जा चुकी है, ये लेंथ क्या कहलाती है? राइज। रन क्या है बच्चों? ये लाइन कितना आगे जा चुकी है, इसको हम क्या नाम देते हैं? राइज। और इसको हम क्या नाम देते हैं? रन। तो बच्चों स्लोप का मतलब क्या होता है? राइज डिवाइडेड बाई रन। अब चूंकि हमने BC फाइंड करना है, उसके लिए हम इस लाइन का क्या लेंगे? स्लोप। ये देखिए लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो इस लाइन का क्या लेंगे? स्लोप। एक बात बच्चों आपने याद रखनी MCQs के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। अगर वेलोसिटी और टाइम के दरमियान एक लाइन है, ग्राफ है, उसका स्लोप लें तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये लाइन बच्चों आपने याद रखनी है। MCQs के लिए भी ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बच्चों आपको क्या देता है? किसी भी जगह पे एक्सेलरेशन देता है। अब इधर आते हैं। अब ये जो लाइन है A से B, इसका हम लेते हैं बच्चों स्लोप। क्या लेंगे? स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन AB। तो बच्चों क्या फार्मूला है स्लोप का? राइज डिवाइडेड बाई रन। ये लाइन कितना ऊपर जा चुकी है वो कैसे पता चलेगा? BC के साथ। कितना आगे जा चुकी है ये कैसे पता चलेगा? AC से। तो बच्चों स्लोप ऑफ लाइन क्या देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? एक्सेलरेशन। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा? एक्सेलरेशन। BC मुझे फाइंड करना है ताकि उसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में लगाऊं और मेरी डेरिवेशन हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। और बच्चों AC किसके इक्वल है? AC किसके इक्वल है? OD के। और ये किसके इक्वल है? टाइम T के। तो बच्चों BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये T डिवाइड है, इधर आके A से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये समझो इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा? पुट करूँगा जो BC की वैल्यू है T कहाँ पे? इन इक्वेशन 1। लो बच्चों हो गई हमारी डेरिवेशन। VF इज इक्वल टू VI प्लस BC की जगह क्या लगा देंगे बच्चों? AT। तो ये आपने याद रखना है। आगे भी हम BC का इस्तेमाल करेंगे, तो आपने याद रखना है BC की जगह क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। तो बच्चों ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की तरफ। आप लोगों ने थकना नहीं है, हिम्मत करनी है, साथ में नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको जब बुक से पढ़ना पड़े तो आपको कोई मसला ना हो। बच्चों अब हम डेरिवेशन करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या पेयर हम डिराइव करेंगे पोजीशन एंड टाइम का। अब ये जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं ये करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद हम करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों वेलोसिटी क्या होती है? द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी बच्चों क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को किससे शो कर लेते हैं? S के साथ और टाइम को T के साथ। तो यहाँ से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो बच्चों S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V मल्टीप्लाई T। अब इस फार्मूले को बच्चों हम तब लगा सकते हैं, भला कब लगा सकते हैं? जब वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। लेकिन जो हम केसेस लेके चल रहे हैं उसमें वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। पहले वेलोसिटी कुछ और होती है VI, बाद में कुछ और हो जाती है VF। अब हमने ये फार्मूला भी इस्तेमाल करना है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या किया जाए? हम लेंगे इस वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू।
लेट्स सपोज बच्चों आपके मैथ में नंबर आते हैं 30 50 में से, और फिजिक्स में नंबर आते हैं 20 50 में से। तो टोटल नंबर आपने कितने लिए? 50 कितने में से? 100 में से। अब ये दोनों सब्जेक्ट के नंबर अलग अलग हैं। अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपके दोनों सब्जेक्ट में एवरेज नंबर 25 आए हैं, मतलब इसमें भी 25 इसमें भी 25, अब भी टोटल कितने हो जाएंगे? 50 100 में से। लेकिन एवरेज कहने का ये मतलब नहीं कि वाकई 25 आए हैं, लेकिन इनकी एवरेज लेने से मुझे एक कांस्टेंट नंबर मिल गया। अगर मैं कहता हूँ एवरेज 25 नंबर है, तो ऐसे समझें कि फिजिक्स में भी 25 हैं और मैथ में भी 25। मीन एवरेज लेने से दोनों तरफ आने वाले नंबर क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। आर्जी तौर पे समझ कि कांस्टेंट हो जाएंगे। तो एवरेज लेने से जो वेलोसिटी वेरिएबल थी वो तकरीबन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। असल में तो नंबर अलग अलग थे, टोटल कितने हो गए? 50। लेकिन मैं अगर एवरेज भी ले लूँ कि एवरेज 25 नंबर है, तब भी टोटल क्या रहेंगे? 50 नंबर चेंज नहीं होंगे, लेकिन एवरेज लेने से नंबर कांस्टेंट हो गया एक, दोनों तरफ 25 सेम हो गए। अब वेलोसिटी रियलिटी में तो देखिए ज़रा चेंज हो रही है, पहले वी आई है बाद में वी एफ है। तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए बच्चों हम क्या लेंगे? इसकी एवरेज वैल्यू, मतलब कि वी एफ प्लस वी आई बाई 2। एवरेज कैसे लेते हैं? अगर मुझे 30 और 20 की एवरेज लेनी है बच्चों, काइंडली ये शोर इग्नोर कर दीजिएगा, तामीराती काम चल रहा है तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। अब क्या होगा? इन दोनों की एवरेज मैं कैसे दूंगा? दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा? 25। इसी तरह करके एक वेलोसिटी वी आई है, दूसरी वी एफ है, तो इनकी एवरेज मैं कैसे दूंगा? दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दूंगा, और ये टी वैसे का वैसे। अब ज़रा एक काम करते हैं, ये जो वी एफ है इसकी जगह ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। वो क्या थी? वी आई प्लस ए टी और ये बाई 2 मल्टीप्लाई टी, और ये जो वी आई बच गया है ये वैसे का वैसे। अब बच्चों आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना। तो बच्चों वी आई प्लस वी आई क्या हो जाएगा? 2vi, और ये प्लस a मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टी। अब इकट्ठा काम कर लेते हैं, 2 को इन दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। 2vi बाई 2 मल्टीप्लाई टी प्लस ए टी बाई 2 मल्टीप्लाई टी। अब ये देखिए ज़रा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया? वी आई मल्टीप्लाई टी प्लस, ये देखिए ज़रा, ये 1/2 वैसे रहेगा, और टी मल्टीप्लाई टी क्या हो जाएगा? टी का स्क्वायर। तो ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी हमने किस मेथड से डिराइव की है? बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, बात को ध्यान सुनिएगा। आपने इसको देखा, इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का जो टाइम लग रहा है, लेट सपोज वो कितना है? 10 सेकंड। तो बताएं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कितना डिस्प्लेसमेंट बनेगा, वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या यूज़ करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एस फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। वी आई बच्चों कितना है? शुरू में वेलोसिटी कितनी थी? 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम कितना है? 10 सेकंड प्लस 1/2। बच्चों एक्सेलरेशन कितना पैदा हुआ है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू फिर लगा देंगे, और वो कितनी है? 10। तो 10 का हो जाएगा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 10 बार 12, 2 10 बार 20 हो जाएगा, प्लस 1/2 5 इंटू बच्चों 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50, तो ये बन जाएगा 20 प्लस 5 5 25 250। तो बच्चों आंसर क्या आ गया? 270 मीटर। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, बॉडी में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन पता हो, तो आप पता लगा सकते हैं कितने टाइम के बाद इसका कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो चुका होगा। बच्चों अब हम इसी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड के ज़रिए डिराइव करेंगे। ग्राफ उसी तरह का बनेगा जैसे पहले मैंने आपको बना के दिया था, और इसमें डाटा यही रहेगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, और ये भी साथ में। अब चलते हैं डेरिवेशन करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे आपने बच्चों एक MCQs नोट कर लेने हैं। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ
इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस भी कह सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट की मोशन स्ट्रेट लाइन है तो आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं। द एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बच्चों हमने ये एमसीक्यूज, ये लाइन याद रखनी है। ये अगर मैं इस लाइन के नीचे ये सारा एरिया फाइंड कर लूँ तो ये सारा एरिया मुझे क्या देगा, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था उसका कवर किया हुआ डिस्टेंस। तो ये बच्चों आपने एरिया फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, तो बच्चों ये क्या देगा, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो टोटल डिस्टेंस को बच्चों हम किससे शो कर लेते हैं, एस के साथ। अब इस ग्राफ के नीचे अगर आपने एरिया फाइंड करना तो यहाँ देखें दो किस्म की शक्लें बनी खड़ी हैं। एक ये वाली ट्राइंगल ए सी बी और उसके नीचे ये वाली रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए मुझे इस डायग्राम 1 और डायग्राम 2 का एरिया लेके उनको सम करना पड़ेगा। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये जो आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है कौन सी बच्चों, चलो मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी, ओ ए सी डी, और प्लस कर देंगे क्या बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल, ए सी बी। तो जब मैं ये दोनों एरिया ऐड करूंगा तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा, और टोटल एरिया क्या देगा मुझे, टोटल डिस्टेंस। अब बच्चों रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, विड्थ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि ओ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, ओ डी से। ये होगी विड्थ और ये क्या होगी लेंथ। इन दोनों को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। प्लस बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी खड़ी है ए सी बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, 1/2। और बच्चों जागते रहें, शाबाश, हिम्मत करनी है। ये ना को मैं पढ़ाता जाऊँ और आप उधर किसी और काम में लगे, इनको नोट करते जाए, इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो मैं बता रहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 है ना, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बच्चों बेस क्या है, ए सी, और हाइट क्या है, बी सी। ये हो गई बेस और ये क्या हो गई हाइट। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये क्या देगा, इस दूसरी डायग्राम ट्राइंगल का टोटल एरिया। इन दोनों का एरिया हम करेंगे सम, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। लो बच्चों तकरीबन ये हो गया। ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए मैंने आपको बताया था वी आई के इक्वल है, तो ये बन जाएगा वी आई मल्टीप्लाई ओ डी किसके इक्वल है, ओ डी इक्वल है टाइम के, प्लस 1/2। बच्चों ए सी किसके इक्वल है, ए से सी, ओ से डी, ये दोनों इक्वल हैं। इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, टी। देखो ना, ए सी किसके इक्वल है, ओ डी के, और ओ डी किसके इक्वल है, टी के, मल्टीप्लाई बी सी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हमने ड्राइव किया, यहाँ मैंने आपको बताया था बी सी किसके इक्वल हमने लेना है, ए मल्टीप्लाई टी के। लो बच्चों हो गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन। ये बन गया वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का मुरब्बा। लो बच्चों ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन। देखिए दोनों सेम है, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ये हमने डेरिवेशन की है बाई ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के जरिए, और ये डेरिवेशन की है बाई डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। बच्चों अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। आखिरी बच्चों हिम्मत करें, थकना नहीं है, आखिरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हम डेरिवेशन करेंगे। बच्चों अब हमारे पास आ चुकी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको भी हम दो मेथड से डेराइव करेंगे, मतलब कि ये पेयर हम बनाएंगे वेलोसिटी और पोजीशन का। बच्चों फर्स्ट क्या है हमारे पास, पहला तरीका है बाई डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। मीन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिराइव किया था बाई डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, सेकंड और थर्ड को डिराइव करेंगे बाई डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद हम देखेंगे बाई ग्राफिकल मेथड। बच्चों अभी हमने देखा वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। उसी तरह करके वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू दोबारा लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, वी एफ प्लस वी आई बाई टी, सॉरी 2
मल्टीप्लाई, अब टी की वैल्यू आपने निकालनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अगर मैं कहूँ यहाँ से टी की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, वी आई इधर आके माइनस कर देंगे, वी एफ माइनस वी आई बन जाएगा, और टी मल्टीप्लाई इधर आके, सॉरी ये ए मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। देखें टी की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले वी आई इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर ये ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये टी की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पे लगानी है, तो हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि टी किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ माइनस वी आई बाई ए। बच्चों हम यहाँ पे टी की जगह लगा देंगे वी एफ माइनस वी आई बाई ए, बस इसको सिंप्लीफाई कर लें, यही हमारा आंसर बन जाएगा। एस इज इक्वल टू, बच्चों देखिए ज़रा, वी एफ और वी आई एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, ऐसे है ना, जैसे हम कहते हैं ए और बी एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, तो हम क्या करते हैं, दोनों ए और बी के ऊपर स्क्वायर लेके बीच में माइनस, और माइनस किसके साथ लगाना है, जिसके साथ पहले ही माइनस था। अब वी एफ और वी आई एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, तो हम क्या करेंगे, वी एफ और वी आई दोनों के ऊपर स्क्वायर लेंगे और बीच में माइनस, किसके साथ माइनस, जिसके साथ पहले था, और 2 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2a डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों इतनी सी बात थी, तो ये क्या बन गया, 2as इज बराबर टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके रिलेटेड हम MCQs कर लेते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन का है, जैसे आपका दिल करे। बच्चों यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। जैसे ही कुछ लम्हा गुजरता है, कुछ दूरी पर जाके, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होती है, लेट्स सपोज 4 मीटर पर सेकंड। इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो कितना है, लेट्स सपोज वो भी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताएं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा। वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ये रिलेशन है, यहाँ टाइम का कोई चक्कर नहीं, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं। 2 की जगह 2, ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2, उसके बाद एस हमने फाइंड करना है, वी एफ स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस वी आई स्क्वायर कितना है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4। देखते हैं क्या आंसर आता है, 2 2 4 मल्टीप्लाई एस 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12। लो बच्चों s इज बराबर टू 12 डिवाइडेड बाई 4, सो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 मीटर। इतनी सी बात है, देखिए कितना सा आसान सा ये क्वेश्चन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन हमने की है किस मेथड से, बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। बच्चों अब हम इसी इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे ग्राफिकल मेथड से। उसके लिए आपने फिर उसी लाइन को याद रखना है कि एरिया हमें क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, टोटल डिस्टेंस, यहाँ तक वही है। अब बच्चों ये जो शक्ल बनी खड़ी है ना ए बी के नीचे, इस लाइन के नीचे, इसको एक और नाम भी हम दे सकते हैं, वो क्या है ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बच्चों ट्रेपेजियम क्या होती है, 4 साइडों वाली ऐसी बंद शक्ल जिसमें 2 लाइनें पैरेलल होती हैं। ये देखिए ये 2 लाइनें क्या हैं, पैरेलल, मीन ओ ए और बी डी, ये क्या है पैरेलल, ए बी ओ डी ये आपस में पैरेलल नहीं है, मीन 4 में से 2 साइडें पैरेलल हों और 2 साइडें पैरेलल ना हो, इसको बच्चों हम क्या नाम देते हैं, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के एरिया कैसे फाइंड करते हैं ताकि हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाए। बच्चों उसका फार्मूला क्या होता है, जो पैरेलल साइडें हैं उनको ऐड कर दें, मतलब कि ओ ए प्लस ऐड कर दें बी डी, या आप ये भी कह सकते हैं पहले बी डी लिख लें जैसे आपका दिल करे, बी डी प्लस ओ ए बाई क्या हो जाएगा 2। इन दोनों पैरेलल साइडों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें जो इन दोनों साइडों के दरमियान दूरी है, इन दोनों साइडों के दरमियान जो लेंथ है, इन दोनों साइडों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं ये कहूँ ये पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है, तो क्या आप टेढ़ी लाइन लेंगे इधर इधर या सीधी। अगर मुझे देखना ये पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है तो मैं एक स्ट्रेट लाइन लूँगा ना, ताकि पता चल जाए इनकी दूरी कितनी है। तो अगर इसी तरह मुझे इन 2 पैरेलल लाइनों के दरमियान दूरी फाइंड करनी है कितनी है, तो मैं इनको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ओ डी, ये है इनके दरमियान की दूरी, इनके दरमियान का डिस्प्लेसमेंट। ये नहीं है, इन दोनों लाइनों में कितनी दूरी है वो ये लाइन शो कर रही है ओ डी।
तो बच्चों अब वैल्यू लगा देते हैं, अब तो आसान हो गया। एस इज बराबर टू बी डी, बच्चों क्या है, बी डी किसके इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू ई ओ या ओ ई, जो कि क्या था वी एफ, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, बी डी इज इक्वल टू वी एफ प्लस ओ ए क्या है बच्चों, वी आई, और टू वैसे के वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई बच्चों ओ डी क्या है, टाइम। दोबारा इस टाइम की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे निकाली थी, और वहाँ पे पुट कर देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा एस इज बराबर टू वी एफ प्लस वी आई बाई टू मल्टीप्लाई टी की वैल्यू क्या निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी एफ माइनस वी आई बाई ए, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो बच्चों ये बन जाएगा एस इज बराबर टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, और 2 को a से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 2a। लो बच्चों 2a डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन क्या आई, 2a s इज बराबर टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। लो बच्चों हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया, डेफिनेशंस के ज़रिए भी और ग्राफिकल मेथड के ज़रिए भी। अब छोटा सा आखिरी हिस्सा बुक में लिखा हुआ है, ग्रेविटी के रिलेटेड इन इक्वेशन को कैसे डील करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वो थोड़ा सा सुन लीजिएगा। बच्चों लेट्स सपोज ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है, और यहाँ से हमने दो ऑब्जेक्ट को गिराया, एक बॉल था और एक पेज था, पेज कॉपी का पेज। अगर इनके ऊपर ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं लगती, ग्रेविटी की फोर्स क्या होती है, वो फोर्स जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है अपने सेंटर की तरफ। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रही, तो जब ये नीचे गिरेंगे तो हम इनको कहेंगे ये है फ्री फॉलिंग मोशन, फ्री फॉल मोशन। मीन कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर जब आता है सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स के ज़ेर असर, तो हम उस मोशन को क्या नाम देते हैं, फ्री फॉल मोशन। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन के नीचे आएगी, एक लाइन में चलते हुए नीचे आएंगी। मीन इनमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, जिसको हम जी कहते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो मोशन करें ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, लिहाजा इन मोशन के ऊपर भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पे लगाते हैं, उन ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर जिनकी मोशन कैसी हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, और उनमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन कितना हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो मैं आर्जी तौर पे इसको 10 कह देता हूँ, इसका मतलब पहले समझ लें क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा ना, पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, तो 1 सेकंड गुजरने के बाद जब ये यहाँ कहीं आएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम t, तो आंसर क्या आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो एक्सेलरेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब ये 1 सेकंड बाद और नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी 10 से कितनी हो चुकी होगी, 20, तो 20 और 10 डिवाइडेड बाई 1, तो अब भी आंसर कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन हर सेकंड के बाद इन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाएगी, चाहे वो ये वाला बॉल है चाहे वो ये वाला पेज है। और जब ये ज़मीन से टकराएंगे तो गलीलियो ने हमें ये बताया था कि अगर ये वैक्यूम के अंदर गिर रही है, मतलब कि उनके ऊपर हवा की कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स है, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में इस अर्थ के ऊपर टकराएंगे। कोई ऑब्जेक्ट चाहे वो हल्का है या भारी है, जब सेम हाइट से आप गिराएंगे ना, तो अर्थ के ऊपर जब वो टकराएंगे तो सेम वेलोसिटी से टकराएंगे, लेकिन शर्त क्या है, वो वैक्यूम हो, मीन अर्थ की ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स ना हो, तब ऐसा होगा। वरना डेली लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स के अलावा बाकी हवा की फोर्स भी मौजूद होती है, तो लिहाजा हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और ये बाद में आता है। अगर ग्रेविटी हो सिर्फ और कोई फोर्स ना हो तो ये दोनों सेम स्पीड के साथ टकराएंगे, एक ही टाइम में टकराएंगे। अब बच्चों हम बात कर रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन करता है तो उनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाती है बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एक जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। सेकेंड बच्चों क्या थी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगी, एस की जगह हाइट आ जाएगी, या एस भी लिख सकते हैं, और वी आई की जगह वी आई, टी की जगह टी, 1/2 की जगह 1/2, ए की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, जी, और साथ में टी का स्क्वायर।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। सो बच्चों ये चेंज होकर क्या बन जाएगी, 2ah इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करता है तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अब बच्चों एक बात का आपने ख्याल रखना जो कि नेक्स्ट टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराते हैं ज़मीन के ऊपर, मीन आइडियल केस में ऊपर से जब उसको गिराएंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे मूव करेगा। इस केस में जी के साथ हम हमेशा कौन सा साइन लगाएंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम हमेशा कैसी लेते हैं, पॉजिटिव, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट आएगी तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव। लेट सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका तो यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ। और ग्रेविटी जो इसके ऊपर ऐड करेगी, ग्रेविटी बच्चों हमेशा किधर होती है, नीचे की तरफ, मीन अर्थ के सेंटर की तरफ। तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस केस में हम जी के साथ क्या लगाएंगे, माइनस। ये बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रोजेक्टाइल मोशन आ रहा है ना उसमें हम इसको देखेंगे। तो ये 2-3 बातों का आपने ख्याल रखना। ओके बच्चों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी बातों को सुना, साथ में चीज़ों को नोट किया। अल्लाह हाफिज़।